हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है। पेपर 1 जो है आपका बाल विकास का, वो मैंने आपका वीडियो डाल दी है। महामैराथन वीडियो जो है आपकी, उसमें मैंने सारे ही आपके टॉपिक, उसमें बाल विकास में क्या है कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने सारे ही टॉपिक पढ़ाए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना जाके, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और पेपर में क्या है आपको सारे ही क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। परसों आपका पेपर है बाल विकास का और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। तो मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और अच्छे से पेपर दे के आना। ठीक है। तो आज हम आपका करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने सब इसमें क्या है यहाँ पे कवर अप किया है। आप लोग क्या है अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखें और मेरी बात जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझें। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है हमारा शिक्षण। शिक्षण क्या चीज़ है, शिक्षण क्या है बताइए। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, शिक्षा देना या ज्ञान देना। जो अभी आप बीटीसी बीटीसी या आप बोलते हैं डीएलएड। ठीक है। डीएलएड डीएलएड ठीक है। तो डीएलएड आप क्यों कर रहे हैं, ये डिप्लोमा है। डिप्लोमा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या है भविष्य में आपको क्या है टीचर बनना है। ठीक है। एक अच्छी जॉब लेनी है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। ठीक है। और क्या है शिक्षण का कार्य करना है। ठीक है। बच्चों को क्या है शिक्षा देना है, शिक्षण का कार्य करना है, पढ़ाना है, शिक्षा देना है या ज्ञान देना है। ठीक है। इसलिए आप शिक्षण का डीएलएड कर रहे हैं। आप कि क्या है यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है डीएलएड में। तो यहाँ पे क्या है शिक्षण, क्या है शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना या ज्ञान देना। ठीक है। अब देखिए शिक्षण के लिए, शिक्षण में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी। एक तो आपका हो गया स्टूडेंट, एक हो गया आपका स्टूडेंट, दूसरा हो गया आपका टीचर। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया आपका बुक्स या पाठ्यक्रम। ठीक है। एक तो आपका शिक्षार्थी हो गया, एक आपका शिक्षक हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका पाठ्यक्रम। तो जो आपका पाठ्यक्रम होता है वह क्या है शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर और कक्षा स्तर के हिसाब से होता है। और पाठ्यक्रम, शिक्षक क्या है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से विद्यार्थी को क्या है शिक्षा देने का या शिक्षण देता है। ठीक है। पढ़ाता है या शिक्षण देता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें 3 पक्षों का होना आवश्यक समझा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है ये आपकी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय त्रिध्रुवीय प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये आपका किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। ये किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है। और इन्होंने एक बात और कही थी कि जॉन डीवी ने एक बात और कही थी कि जो आपका बालक है वह क्या है कोरे कागज के समान होता है। ठीक है। कोरे कागज के समान होता है। टेबुलर रासा बोला था इन्होंने, जॉन डीवी ने किसको नवजात शिशु को। ठीक है। कि बच्चा क्या है कोरे कागज के समान होता है। शिक्षक जो चाहे उस स्लेट पे या उस कोरे कागज पे जो चाहे वह लिख सकता है। ठीक है। ये आपका किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, जॉन डीवी ने क्या बोला था, शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोली थी। इसने इन्होंने बताया था कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, एक आपका विद्यार्थी होता है। ठीक है। एक आपका विद्यार्थी, दूसरा दूसरा क्या है आपका शिक्षक और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें 3 पक्षों का होना आवश्यक समझा जाता है। एक पक्ष सीखने वाला जो कि छात्र होता है, दूसरा पक्ष होता है सिखाने वाला जो कि आपका अध्यापक होता है, और तीसरा पक्ष होता है सिखाया जाने वाला ज्ञान या कौशल जो आपका क्या होता है पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, या कुछ भी सिखाया जा रहा है XYZ, वह आपका किस में आता है, ज्ञान या कौशल में आता है। अब देखिए परिभाषाएं, BF स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। अब देखिए अगर आपको ना यहाँ पे ध्यान नहीं आ रही है कोई भी डेफिनेशन, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। जहाँ तक मैंने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जितना मैंने नॉलेज लिया है उसके हिसाब से ये जो स्किनर है ना, इन्होंने पुनर्वलन पे बहुत जोर दिया है। पुनर्वलन पे इन्होंने क्या करा है, बहुत जोर दिया है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई डेफिनेशन आ गई जिसमें पुनर्वलन शब्द है और आपको नहीं पता है वह किसका है, अगर आप तुक्का लगाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे स्किनर लगाना। 90% चांसेस हैं कि वहाँ पे ये आपका सही हो सकता है।
ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, बीओ स्मिथ के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। उद्देश्य निर्देशित, यहाँ पे निर्देशित है। ठीक है, शिक्षण एक क्या है, उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। ये किसने बताया है, बीओ स्मिथ ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण की क्या आवश्यकता है और शिक्षण का महत्व क्या है। देखिए शिक्षण क्या है, देखिए शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षण से क्या है, हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करेंगे, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अब देखिए जब बच्चे को क्या है, हम शिक्षा देंगे तो शिक्षा में क्या है, हम उसको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ठीक है, उसको सदाचार में रहना बताएंगे। ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व में सुधार होगा। ठीक है, उसकी आदतें चेंज होंगी, तो यहाँ पे क्या है, उसके व्यवहार में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे छात्रों के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। परिवर्तन लाना क्या है, शिक्षण का महत्व है एक। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, अब देखिए भावी जीवन के लिए तैयार क्या करना, जैसे कि बच्चों को क्या है, शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पे जब शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा में आपका एक होता है बुनियादी शिक्षा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा जो किसने दी थी, आपकी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने दी थी बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों को हस्त कौशल, ठीक है, और क्या है, कला निर्माण, ये सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। जो क्या है, गांधी जी ने जिसके लिए बोला था कि ये बुनियादी शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो इनके भावी जीवन को तैयार करती है। ठीक है, भावी जीवन के लिए बुनियादी शिक्षा का बहुत महत्व बताया है गांधी जी ने। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रह गया था, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। अब देखिए यहाँ पे हम जब छात्रों को क्या है, जब हम यहाँ पे शिक्षण दिया जाएगा छात्रों को, तो छात्रों का मानसिक शक्तियों का विकास होगा। वह क्या है, तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे। ठीक है, चिंतन करेंगे, और ये तर्क चिंतन ये सब क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं। तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या है, रचना करेंगे, जिससे क्या है, सृजनात्मक बनेंगे वह। ठीक है, जिससे क्या है, वह सृजनात्मक बनेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये क्या है, शिक्षण की आवश्यकता है और महत्व हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संप्रेषण। अब संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो दो लोगों के बीच में जो भी बातचीत चल रही है, ठीक है, जो भी बातचीत चल रही है दो लोगों के बीच में, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं या संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था आपका हिंदी में अभिव्यक्ति। ठीक है, देखिए संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्यून शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन या सामान्य। ठीक है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, आपका संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनके बीच में कैसे भी बातचीत हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कैसे भी हो रहा है, चाहे वह क्या है, आपका मौखिक हो रहा है इशारों के माध्यम से, चाहे वह आपका लिखित हो रहा है, चाहे क्या है संकेत इशारों से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका संप्रेषण है। ठीक है, और संप्रेषण में देखिए तीन होते हैं आपके माध्यम। एक होता है आपका प्रेषक, जो क्या है, बोलता है। एक होता है आपका श्रोता या प्राप्तकर्ता, जो संदेश प्राप्त करता है या सुनता है। एक होता है आपका जो बीच में क्या है, बीच में जो माध्यम है, जो संप्रेषण चल रहा है। ठीक है, ये होता है आपका संप्रेषण। ठीक है, या फिर जो भी आप क्या है, संदेश दे रहे हैं दूसरे को, वह संदेश या मैसेज। ठीक है, देखिए संप्रेषण के तीन घटक होते हैं, कौन कौन से, प्रेषक मतलब वक्ता जो बोल रहा है, ठीक है, और एक ग्राही सुनने वाला, और सुन क्या रहा है, कोई ना कोई मैसेज तो सुन रहा होगा, कोई ना कोई बात सुन रहा होगा, तो वह क्या है, संदेश या सूचना, तीसरा घटक। तो संप्रेषण के तीन घटक होते हैं। ठीक है, अब संप्रेषण के प्रकार टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, प्रभावी संप्रेषण और अप्रभावी संप्रेषण। अब देखिए प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण होता है आपका कि दो लोग बात कर रहे हैं, ये आपके दो लोग हैं, ये बात कर रहे हैं, तो इसने कोई बात कही
और इसने पलट के उसका रिस्पॉन्स किया या फिर इसका जवाब दिया, तो जो ऐसा संप्रेषण माना जाता है वह आपका प्रभावी संप्रेषण माना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्रभावी संप्रेषण को दो तरफा संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे की बात का जवाब देंगे, जितना यहाँ से एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ से भी उतना ही रिप्लाई आएगा, तो क्या है वह एक तरह का प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। प्रभावी संप्रेषण से ही कक्षा शिक्षण रोचक तथा प्रभावी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक है, ये शिक्षक खड़ा है, यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी है। अब शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा, शिक्षक ने क्या करा, कोई प्रश्न पूछा, किससे, विद्यार्थी से। अब विद्यार्थी अगर बोलेगा नहीं तो क्या है, क्या कक्षा का जो वातावरण है वह रोचक बन पाएगा, कक्षा का जो वातावरण है वह रोचक बन पाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी नीरसता आ जाएगी अगर ये एक तरफा यहाँ पे क्या है संप्रेषण होगा। और अगर बच्चा यही क्या है जवाब दे तो यहाँ पे एक प्रभाव पड़ेगा, बच्चों में क्या है सक्रियता आएगी, एकदम एक्टिव होंगे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे बातों को। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे सक्रिय रहते हैं। प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, दोनों ही क्या है बराबर बोलेंगे, ये नहीं कि एक बोल रहा है और एक चुपचाप बैठा है, तो ऐसा संप्रेषण क्या आपका अप्रभावी संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, देखिए एक तरफा संप्रेषण अप्रभावी संप्रेषण कहलाता है। इस संप्रेषण में कक्षा शिक्षण नीरस तथा उबाऊ बनता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। वह संप्रेषण जिसमें केवल वक्ता अपने विचारों को ग्राही तक पहुंचाता है, ठीक है, वह क्या होता है आपका अप्रभावी संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण का देखिए महत्व क्या है, संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत महत्व है, संप्रेषण के अभाव में शिक्षण कार्य संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण आप देंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ आप मैसेज देंगे और क्या है बच्चे उसको सुनेंगे, बच्चे उसका जवाब देंगे, तो संप्रेषण करना बहुत जरूरी है, वरना क्या है आपका शिक्षण क्रिया क्या है संभव नहीं है। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। आप कुछ बात कहेंगे, आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, बच्चे वहां पे क्या है उस बात को, इस प्रश्न को क्या है चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। कक्षा के प्रभावी संप्रेषण किया जाए तो वे बच्चे भी सुधर जाते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के और अंतर्मुखी होते हैं। अगर देखिए आप प्रभावी संप्रेषण करेंगे तो क्या है बच्चे को भी बोलने का अवसर मिलेगा, बच्चे को क्या है बोलने का अवसर मिलेगा वहां पे। तो जो बच्चा थोड़ा शाय होता है, ठीक है, क्या है थोड़ा अंतर्मुखी होता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, वहां पे क्या है उसका संकोच भी क्या है दूर हो जाएगा और वह बच्चा भी क्या है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व का हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर भय समाप्त हो जाता है, जो उनके अंदर एक डर होता है, ठीक है, एक हेजिटेशन होती है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं अगर मुझे डर लगता है मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, तो ये सारे डर क्या है उसके खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, देखिए शिक्षण के सूत्र से क्या है, हम शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एक सफल शिक्षण का अर्थ है ऐसा शिक्षण जिसमें छात्रों के लिए जो विषय पढ़ाई जा रही है उसे वे भली भांति ग्रहण कर सकें। आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं वह क्या है बच्चों को समझ में आना चाहिए और क्या है वह उसको एब्जॉर्ब करें, उसको समझें अच्छे से और हर एक बात को क्या है ग्रहण करें। ठीक है, सीखने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए पृष्ठ पोषण भी मिलता रहे, इसके लिए दार्शनिकों ने कुछ सूत्र का प्रतिपादन किया है जिसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। ठीक है, कक्षा में विभिन्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहला है आपका सरल से जटिल की ओर। अब देखिए सरल से जटिल की ओर, देखिए इसमें क्या दिया है सरल और उसके बाद जटिल। तो पहले क्या है बच्चों को सरल चीजें बताइए, फिर उसके बाद में आप क्या है थोड़ी कठिन बातों की ओर बढ़े। ठीक है, ये नहीं कि पहले आपने कठिन बातें बता दी, बच्चा तो वहीं घबरा जाएगा, वो तो बोलेगा हमसे होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पहले बच्चों को सरल बातें बताई जाए, उसके बाद क्या है कठिन बातों की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, यह नियम बालक के विकास के क्रम की संकेत करता है, क्रम की ओर। यदि हम बालक को भिन्न सिखाएं तो पहले हम उसे बालक को गुणा और जोड़ घटाव करना सिखाएं, उसके बाद हम भिन्न पे जाएं। अगर आप पहले ही क्या है उसके सामने आपने बोल दिया कि 4/5 प्लस 6/5 इसको हल करके दिखाओ, बच्चे को प्लस करना आता नहीं है, आपने उसको सवाल दे दिया ये वाला, ठीक है, तो क्या वो बच्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और ऊपर से वह क्या है डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपको क्या है सरल तथ्य बताने हैं, उसके बाद क्या है आपको कठिन की ओर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसकी सहायता से उसे नवीन तथ्यों को समझाना। ठीक है, अब देखिए पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को समझाना है। ठीक है,
तो देखिए, अगर आप बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर समझाएंगे, तो अगर आप क्या है उनको पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। तो आप जीव जंतुओं के बारे में बता रहे हैं, आप पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, तो आप बच्चों से क्या बोलेंगे, बच्चों आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं। तो बच्चे एकदम क्या है एक्टिव हो जाएंगे, एकदम सक्रिय हो जाएंगे कि अच्छा सर हमसे पूछ रहे हैं, तो क्या है एकदम जवाब देंगे कि सर हमने बिल्ली देखी है, ठीक है, सर हमने ऐसी चीज़ देखी है, हमने चील देखी है, कबूतर देखा है। तो एकदम क्या है यहाँ से ये अपना बताएंगे, अपना ज्ञान बताएंगे जो इन्हें पहले से पता है, और फिर आप इसी ज्ञान के अकॉर्डिंग, इसी ज्ञान को जोड़कर क्या है इनको नई बातें बताएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है बहुत सक्रिय रहेगा और आपकी बातों को जवाब देगा और बहुत सीखेगा वो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो देखिए स्थूल का मतलब होता है आपका बड़ा, ठीक है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ठीक है। स्थूल से मतलब है कि आप पहले बच्चों को बड़ी चीज़ों के बारे में बताएं, उसके बाद क्या है सूक्ष्म चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे कि प्रारंभ में बालकों को स्थूल तथ्यों का ज्ञान कर देना चाहिए, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसके पश्चात सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कि बेलन या गोले का आयतन या संपूर्ण पृष्ठ बताने से पहले उसे गोले का नमूना दिखाया जाए। बिल्कुल सही बात है, आप पढ़ा रहे हैं उसे कि आप गोले का बेलन का आयतन बताओ, ठीक है। बच्चा क्या है, बच्चे को यही नहीं पता है कि गोला क्या है, बेलन क्या है, तो पहले आप उसे क्या है गोले का एक नमूना दिखा दीजिए प्रत्यक्ष रूप से, तभी वह क्या है उसके कोरों को, क्षेत्रों को, आयतन के बारे में क्या है समझ पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए मूर्त मीन्स होता है कि जो हमारी चीजें आंखों के सामने है, ठीक है। प्रत्यक्ष या मूर्त होती है वो, और अमूर्त या अप्रत्यक्ष कौन सी होती है, जो क्या है हमारी आंखों के सामने नहीं है, जिसकी क्या है हम कल्पना करते हैं, ठीक है, वह क्या है आपकी अमूर्त या अप्रत्यक्ष चीजें होती हैं। तो इसमें यही बताया गया है क्या है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष चीजों के बारे में बताएं, उसके बाद क्या है उन्हें अप्रत्यक्ष या अमूर्त चीजों के बारे में बताएं। जैसे कि देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तु का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, उसके बाद वस्तुओं को जो अज्ञात या अप्रत्यक्ष हैं उसकी जानकारी देनी चाहिए। अब जैसे कि क्या है आप गोले के बारे में बताने से पहले शिक्षक को क्या है कि बच्चों को उसे गेंद दिखानी चाहिए। अगर वो गेंद दिखाएगा तो वह बता पाएगा कि हाँ बच्चों की गोला इस प्रकार का होता है। या फिर आप सूर्य के बारे में बताते हैं कि सूर्य क्या है गोल है, ठीक है, तो आप पहले उसको गेंद दिखाइए, या फिर आप उसको क्या है पहले कुछ गोले जैसी चीज दिखाइए, जिससे क्या है बच्चा समझ पाए कि हाँ कि सूर्य क्या है इस प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, क्या है भागों में तोड़ना या अंश, ठीक है। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या एकत्र करना, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि यह सूत्र पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत है। पूर्ण से अंश में क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्ण से अंश में पहले पूर्ण चीजों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसके टुकड़ों के या उसके भागों के बारे में बताया जाता है। जबकि विश्लेषण में उल्टा होता है, पहले हम क्या है उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे छोटे छोटे, और फिर पूरी संपूर्ण ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है छात्र को किसी भी टॉपिक की जानकारी देने से पहले उसके विभिन्न अंगों के बारे में या फिर विभिन्न अंशों के विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद पूर्ण विषय की जानकारी देनी चाहिए। जैसे कि अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं विज्ञान, तो विज्ञान जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, तो आपने बता दिया कि ह्यूमन बॉडी के बारे में आप बताने लगे, ठीक है। तो आप ह्यूमन बॉडी के बारे में बताने से पहले आप उसको क्या है यकृत के बारे में बताने से पहले, फेफड़ों के बारे में बताने से पहले पहले क्या है पूरी आप ये बोलने लगे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में आप बताने लगे, तो उससे पहले क्या करेंगे आप पहले आँख के बारे में बताएं, नाक के बारे में बताएं, कान के बारे में बताएं, ठीक है, आप हाथों के बारे में बताएं, पैर के बारे में बताएं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या है पहले आप इनके भागों के बारे में बताइए, उसके बाद आप पूरी बॉडी के बारे में बताइए। तो ये क्या है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण से अंश की ओर। मैंने अभी देखिए पूर्ण बताया था आपको, पहले क्या है पूर्ण चीज की जानकारी, उसके बाद उसके भागों का क्या है हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखिए यह सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कौन सा है, जो वही है आपका कोहलर ने दिया था, गेस्टाल्टवादी थे ना कोहलर, ठीक है। कौन सा उन्होंने दिया था आपका बताइए, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए,
नेक्स्ट आपका क्या है, इस सूत्र के अनुसार पहले हम छात्रों को पूर्ण वस्तु की जानकारी देंगे, ठीक है, पूरी वस्तु के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या है, वस्तु के अन्य भागों और अंशों की जानकारी देंगे। जैसे कि बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने से पहले क्या है, आपने वाक्य का ज्ञान कराया, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसमें आपने प्रयुक्त कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये सब क्या है, आपने ये बाद में उसको बताया कि ये आपके क्या है, कारक हैं, ठीक है। तो बालक को सर्वप्रथम पहले आपने पूरा वाक्य बता दिया, वाक्य के बाद आप उसके अंदर की चीजें बता रहे हैं, तो ये हो गया आपका पूर्ण से अंश की ओर। पहले आपने पूरी चीजों के बारे में बताया, फिर आपने उसके भागों के बारे में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है। अनिश्चित मतलब निश्चित आपको पता नहीं है क्या है, ठीक है, निश्चित मतलब एक स्पष्ट जानकारी। तो हमारा क्या है, इस सूत्र के अंतर्गत हमें स्पष्ट एवं अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। देखिए आपके पास बच्चे के पास क्या है, कोई जानकारी ऐसी है जो क्या है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो क्या है, शिक्षक को चाहिए कि आप उसकी जानकारी को पूरे आप क्या है उसका क्लेरिफाई करें, आप उसको एक्सप्लेन करें अच्छे से, और बच्चे को पूरा समझाएं और उसे निश्चित की ओर लेके जाएं, ठीक है, नियमितता की ओर लेके जाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट है आपका शिक्षण प्रविधियां। अब देखिए शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं। अध्यापक विषय अनुसार विभिन्न शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावशाली और सुगम बनाता है। देखिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करके क्या करता है, जो आपका अध्यापक है वह क्या है, जो कक्षा का नीरस वातावरण है, ठीक है, उसको प्रभावशाली, ठीक है, अच्छा और क्या है सुगम बनाता है, जिससे बच्चों को पढ़ने में क्या है इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो शिक्षण युक्तियां विषय समझने में छात्रों को सरलता प्रदान करती हैं, जिससे क्या है बच्चों को जो कठिनाई हो रही है, ठीक है, जो विषय समझने में दिक्कतें आ रही हैं, वह क्या है, वह सरलता से समझ सकें। अब देखिए प्रविधियां कौन कौन सी हैं, तो हमारी क्या है शिक्षण प्रविधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज समझाती जाऊंगी, आप क्या है उसको अच्छे से सुनते जाना, ठीक है। तो देखिए प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, प्रश्नोत्तर विधि देखिए इस विधि में क्या है, इस विधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों को प्रश्न पूछकर, क्या है प्रश्न पूछकर, जैसे उसको क्या है समझा, मतलब यहाँ पे आपका क्या है कोई टॉपिक समझा रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या है बच्चों से कम्युनिकेट कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछकर उसकी समस्याओं का हल करता है। तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी वैसे, सुकरात ने दी थी, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी। और इन्होंने क्या बताया कि छात्रों में ये क्या है चिंतन शक्ति का विकास होता है प्रश्नोत्तर विधि से, ठीक है, और सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। अब देखिए अगर आप किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछेंगे, किसी बच्चे से क्या है आप कोई प्रश्न पूछने, तो वह क्या है उस प्रश्न के बारे में सोचने लगेगा। अगर वो सोच रहा है तो क्या है वहां पे आपका वह तर्क कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो वहां पे उसकी तर्क शक्ति का क्या है विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है आपका विवरण विधि। तो विवरण विधि क्या होती है, यह विधि क्या है आपका जैसे आप कक्षा में क्या है इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है जो आपका घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो घटनाओं का जो आपका विवरण किया जाता है वह आपकी क्या है विवरण विधि है। देखिए विवरण विधि और वर्णन विधि में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। विवरण विधि में क्या होता है आपकी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, और जबकि वर्णन विधि में क्या होता है किसी विषय वस्तु के और स्थान के बारे में आपका वर्णन किया जाता है, ठीक है। और विवरण कोई घटना है उसका विवरण किया जाता है। तो देखिए विवरण क्या है, मैंने बता दिया आपको कि विवरण का आपका अर्थ होता है कि क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। देखिए विवरण कहानी कहने का एक रूप होती है जो विवरण होती है, ठीक है। विवरण प्रविधि में क्या है अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क में क्या है एक वस्तु का चित्र बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई विवरण विधि। इसका प्रयोग किसमें होता है आपका घटनाओं में, जैसे कि आपका इतिहास भूगोल में जो पढ़ाते हैं उसमें आप विवरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्णन विधि। वर्णन प्रविधि क्या है, इसमें मैंने भी बताया किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में, ठीक है, किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में अगर वर्णन देना है, आपको बताना है, तो वहां पे आप क्या है वर्णन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह विधि आपकी किसमें भाषा और साहित्य में प्रयुक्त होती है। भाषा और साहित्य में क्या है आपका जीवन परिचय वगैरह है, तो इसमें व्यक्ति के बारे में बताना हो तो वहां पे आप क्या है वहां पे आप वर्णन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान विधि में क्या है देखिए व्याख्यान विधि का मतलब होता है जैसे लेक्चर मेथड होता है,
ठीक है। तो ये उच्च स्तर के जो आपके कक्षाएं होती हैं उसमें प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब व्याख्यान विधि को हम अच्छा नहीं माना जाता है व्याख्यान विधि को, क्योंकि इसके मतलब जो मनोवैज्ञानिक हैं और जो भी आपके क्या है दार्शनिक हैं, उन्होंने बताया है कि जो व्याख्यान विधि होती है उसमें क्या है बच्चा निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, क्या है इनएक्टिव हो जाता है और बोर हो जाता है, ठीक है। तो वह क्या है आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है और उसे ये आपका क्या है स्थायी नहीं है, ठीक है, स्थायी नहीं है इससे सीखा गया ज्ञान। तो देखिए भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान देना कहलाता है आपका, ठीक है। और मैंने ये आपको बता दिया कि ये उच्च स्तर में प्रयुक्त होती है। लेक्चर जो दिए जाते हैं वह क्या है आपके हाई जो क्लास होते हैं उसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि क्या है बताइए। स्पष्टीकरण विधि देखिए किसी वस्तु का क्या है क्रमबद्ध और विस्तृत तार्किक ढंग से किया जाने वाला, मतलब स्पष्ट करना है ना आपको, तो आप किसी भी वस्तु को क्या है क्रमबद्ध और विस्तृत तार्किक ढंग से जो आप प्रस्तुत करेंगे उसको, वह आपका क्या कहलाएगा स्पष्टीकरण विधि कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध और विस्तृत तथा तार्किक ढंग से किया जाने वाला, जो आपका किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही क्या है आपका स्पष्टीकरण विधि कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कहानी विधि। अब देखिए कहानी विधि का प्रयोग हम कहाँ किया जाता है, कहानी विधि का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। क्या है उन्हें कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है और वह क्या है कहानी में बहुत एक्टिव रहते हैं, आपका कहानी बहुत ध्यान से सुनते हैं बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या है बच्चों को किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए या फिर कोई स्टोरी सुनाने के लिए यहाँ पे कहानी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण या अवलोकन विधि। अब देखिए निरीक्षण या अवलोकन विधि क्या होती है। ये निरीक्षण या अवलोकन विधि आजकल बहुत कम हो गई है। निरीक्षण में क्या होता है बच्चा क्लास में जब आपका शिक्षक है वह पढ़ा रहा है तो वह बीच बीच में चेक करता रहता है कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है, अवलोकन करता है और निरीक्षण करता है कि बच्चे ने क्या करा, ठीक है, या फिर उससे कोई सवाल पूछ लिया तो बीच बीच में क्या है ये निरीक्षण करता है। तो यही आपकी क्या है निरीक्षण विधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका उदाहरण विधि। तो उदाहरण विधि में क्या होता है पहले बच्चे को क्या है आप कोई उदाहरण देते हैं, उसके बाद में कोई आप उसको थ्योरी बताते हैं, ठीक है। उदाहरण के बाद आप कोई नियम बताएंगे, जो भी आप नियम बता रहे हैं उस पहले आप उदाहरण देंगे उसके बाद बताएंगे, तो ये आपकी उदाहरण विधि होगी। नेक्स्ट है आपका खेल विधि। खेल विधि किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी ना। तो देखिए खेल विधि में क्या होता है बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है, ठीक है। अब खेल खेल में कैसे सिखाया जाएगा, आप उसको क्या है जोड़ पढ़ा रहे हैं, आप उसको क्या है जोड़ पढ़ा रहे हैं। तो जोड़ में आपने क्या है एक बच्चे से कह दिया आप अपना एक हाथ खड़ा करो, दूसरे बच्चे से कह दिया आप अपना दो हाथ खड़ा करो, और फिर बच्चों से पूछ लिया कि इन दोनों के दोनों हाथ मिलाकर कितने हो गए, ठीक है। तो ये एक खेल हो गया ना। तो आप इस तरीके से बहुत सारे खेल खिला सकते हैं बच्चों को, और खेल खेल में क्या है आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी खेल विधि। नेक्स्ट है आपकी समूह चर्चा विधि। तो देखिए समूह चर्चा विधि क्या होता है, जैसे बच्चों को क्या है ग्रुप में रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा पसंद होता है ग्रुप में रहना। तो समूह में बच्चों को क्या है आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, कोई भी आपने क्या है टॉपिक दे दिया बच्चों को, और वह क्या है समूह में चर्चा कर रहे हैं उस बात पे, ठीक है। उस प्रोजेक्ट पे क्या है सब बच्चे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है सभी बच्चों को क्या है एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबके अपने अलग अलग थॉट्स होंगे। तो ये क्या है समूह चर्चा विधि होती है आपकी। नेक्स्ट है आपकी प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि सबसे ज्यादा आपकी विज्ञान में प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है, विज्ञान में, ठीक है। तो विज्ञान में आप क्या है प्रयोग करके आप सीखते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा ही होगा बहुत सारे क्या है लैब में केमिकल होते हैं, ठीक है, लैब में बहुत सारे केमिकल होते हैं, आपने किए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो केमिकल होते हैं आपके वहाँ पे क्या है आप उनको मिलाते हैं, ठीक है। आपने इसमें ये मिलाया तो आपका क्या है एक नया तत्व एक नया केमिकल बन के तैयार होता है। तो जो आप ये सब करते हैं ना तो ये आपके संज्ञान में ना स्थायी हो जाता है, क्योंकि आपने खुद किया है, ये खुद प्रैक्टिकल किया है। लेकिन अगर आप इसको रटोगे कि हाँ कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं तो ऐसा होता है, तो ये आपको क्या है इतना ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप खुद करके सीखेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाद विवाद विधि। अब देखिए वाद विवाद विधि क्या होती है, जैसे कि आपकी दो टीम्स बना दी और कोई भी टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे क्या है तर्क वितर्क करना, ये आपकी होती है वाद विवाद विधि, ठीक है। कार्यशाला विधि ये क्या है आपकी कार्य से संबंधित है। और भ्रमण पर्यटन विधि ये आपकी क्या है आप पर्यावरण जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण में जब आप क्या है आप
वन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वन के बारे में पढ़ा रहे हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वह वहाँ पे आपको क्या है, बच्चों को क्या है, आप गार्डन में घुमाने लेके जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में क्या है, आपका एक जीव जंतुओं वाला पार्ट होता है, वनस्पति होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप बच्चों को गार्डन में या फिर क्या है, ग्राउंड होते हैं स्कूलों में, वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आप चीज़ें दिखा सकते हैं कि ये इसका पौधा है, ये इसका पौधा है। तो वह आपकी क्या है, भ्रमण पर्यटन विधि होती है। तो आपको सारी विधियाँ समझ में आ गई, शिक्षण विधियाँ। मैंने आपको देखिए बहुत ज़्यादा इजी जो एग्जाम्पल है उससे समझाए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला है आप क्या है उसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अच्छा खेल विधि, ठीक है। अब देखिए खेल विधि कौन कौन सी होती है। खेल विधि पर आधारित बहुत सारी विधियां हैं। कौन कौन सी? मॉन्टेसरी विधि। अब मॉन्टेसरी विधि क्या होती है? मॉन्टेसरी विधि देखिए, मॉन्टेसरी विधि का क्या है, जो मॉन्टेसरी विधि दी थी वो दी थी आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, ये आपकी एक खेल विधि है, इसमें क्या है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। और किंडरगार्टन विधि, ये किंडरगार्टन विधि दी है फ्रोबेल ने, फ्रोबेल ने दी है ना, हाँ फ्रोबेल ने ही दी है, ठीक है। किंडरगार्टन विधि दी है फ्रोबेल ने। तो इसमें भी क्या है, ये भी आपकी खेल विधि है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? प्रोजेक्ट मेथड आपका दिया है किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि में आप एक बार देख लेना, किलपैट्रिक ही होगा, ठीक है। फिर आपका है डाल्टन विधि, बेसिक शिक्षा पद्धति, जो आपकी किसने दी है? गांधी जी ने, मैंने अभी बताई थी ऊपर, बेसिक शिक्षा पद्धति। इसमें ये आपकी क्या है, बुनियादी शिक्षा में भी आती है, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है, ये किसने दी है? गांधी जी ने दी है। इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि बच्चे को वो हस्तकला, ठीक है, और ये क्या है, जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी होती है वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना, ठीक है। तो ये सब किस में आती है? बेसिक शिक्षा पद्धति में आती है आपकी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट का आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग समय अनुसार किया जाता है। कौन कौन सी विधियों का? जैसे हो गया आपकी आगमन विधि, ठीक है। अब आगमन विधि क्या होती है बताइए? आगमन विधि, देखिए आगमन विधि में क्या है, पहले हम क्या है, विशिष्ट वस्तु के बारे में क्या है, एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद में क्या है, उसके नियम के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी आगमन विधि। निगमन विधि में पहले क्या है, नियम को पढ़ाते हैं, पहले आपने क्या है, नियम बताया, उसके बाद एग्जाम्पल दिया। अब जैसे कि मैं नियम की बात करूं तो निगमन विधि का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि गति का प्रथम नियम, ठीक है। यदि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो मैंने पहले नियम बता दिया, फिर मैं उसके बाद उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कोई वस्तु है, जैसे कि कार है आपका, तो कार पे क्या है, जब तक मैं कोई बाह्य बल ना लगाऊं तो वह क्या है, जब तक उसी अवस्था में रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एग्जाम्पल बताया। लेकिन आगमन विधि में इसका उल्टा होता है, पहले मैंने एग्जाम्पल बताया कि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है कि एक कार है, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या है, उसकी गति में परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर उसके बाद हम क्या है, उसमें नियम बता देंगे। तो ये हो गई आपकी आगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। देखिए अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि पूछता तो नहीं है वैसे कि किसने दिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, शायद आर्मस्ट्रॉन्ग, शायद नहीं पक्का, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए, ठीक है। अब देखिए आपका डीएलएड में क्या है, इतना मतलब डीप नहीं आता है, जैसे कि अन्वेषण विधि किसने दिए, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, तो ये इतना डीप नहीं आता है। बस आपसे ये पूछेगा कि अन्वेषण विधि में क्या होता है, ठीक है। तो अन्वेषण विधि क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, खोज करना, ठीक है। अन्वेषण का मतलब है खोज करना। तो जो बच्चे क्या है, बच्चों को करने के अवसर दिए जाते हैं, और बच्चे क्या है, नई नई चीजें बनाते हैं, अपने आप ही क्या है, रचना करते हैं, ठीक है, अपने आप ही रचना करते हैं। जैसे कि आपने क्या है, उसे मिट्टी दे दी खेलने के लिए, अब मिट्टी से क्या है, वो नए नए तरीके की चीजें बना रहा है। कभी उसने क्या करा, एक चूल्हा बना दिया, ठीक है, कभी उसने चूल्हा बना दिया, किसी ने क्या करा, एक पहाड़ी बना दिया। तो ये अन्वेषण कर रहा है बच्चा, क्या है, नई नई चीजें बना रहा है, रचनात्मक चीजें बना रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों में क्या होता है, आप उन्हें खिलौने ला के देंगे, वो तोड़ के फिर अंदर देखते हैं उसमें क्या है, क्योंकि उनमें बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, अन्वेषण करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अभिनय प्रविधि। अभिनय प्रविधि आपका क्या होता है, नाटक से संबंधित है। जैसे आप ड्रामा वगैरह करवाते हैं तो बच्चों को क्या है, आपने ड्रामा करवाया, जैसे कि प्ले करवाते हैं, प्ले, ड्रामा प्ले, ड्रामा प्ले, ठीक है। तो ड्रामा प्ले करवाते हैं, इसमें क्या है, बच्चों को क्या है, आपने एक को आपने भगत सिंह का रोल दे दिया, भगत सिंह का रोल दे दिया, ठीक है,
ठीक है, भगत सिंह का रोल दे दिया। तो यहाँ यहाँ पे क्या है बच्चा, अब भगत सिंह का जब रोल करेगा तो उसके बारे में वह जानेगा भी कि भगत सिंह अच्छा ये थे, ठीक है, इनके बारे में ये बातें हैं। तो यहाँ से क्या है उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामूहिक कार्यविधि। यह तो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रुप में कार्य करते हैं, वही आपकी सामूहिक कार्यविधि है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो ये प्रयोग प्रदर्शन मैंने बताया था अभी आपको कि साइंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही क्या है आपकी प्रयोग प्रदर्शन विधि है। नेक्स्ट क्या है देखिए, अब नेक्स्ट आ गया आपका बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, बट कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है। देखिए पहले क्या है, पहले आपका टाइम था बहुत प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में जब गुरुकुल होते थे तो उसमें क्या होता था आपका शिक्षक प्रणाली मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा मतलब उसमें जो मुख्य बिंदु होता था, मुख्य जो केंद्र बिंदु होता था वो कौन होता था, शिक्षक होता था। ठीक है, बच्चा शिक्षक के आगे कुछ बोल नहीं सकता था, बच्चे को क्या है शिक्षक का अनुकरण, ठीक है, अनुकरण करना होता था। शिक्षक ने जो कह दिया बस वही करना है, अगर उसकी अपनी इच्छा नहीं है तो वो उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि शिक्षक की ही बात मानता था। लेकिन अब आजकल कौन सी प्रणाली है, हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसमें शिक्षण क्या है, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है आपका बालक होता है। अब आजकल क्या है, बालक की चल रही है। ठीक है, बालक क्या, अगर बालक का मन है गणित पढ़ने का तो क्या है, टीचर क्या है गणित पढ़ा रहा है उसे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, ठीक है, मैंने अभी बताया इंटरेस्ट, प्रवृत्तियों और क्षमताओं का ध्यान रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है, जो कि आपका शिक्षक देता है। शिक्षण किसको देता है, बालक को। ठीक है, उसकी रुचियों और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसी में देखते हैं, इसमें बालक क्या है, व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है और बालक में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इस शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस शिक्षण में क्या है, शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, किसके लिए, बालक के लिए। ठीक है, बालक के लिए क्या है, वह सही मार्ग दिखाता है। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षण में क्या है, 4 प्रविधियां आती हैं, कौन कौन सी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि और किंडरगार्टन विधि। ठीक है, मैंने अभी इसको सबको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी ये। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। अब देखिए जब बाल केंद्रित शिक्षा होगी ना तो बालक क्या है, स्वतंत्र होगा, स्वयं क्रियाएं मतलब स्वयं ही क्या है, वह खुद करके देखेगा, सारी क्रियाएं होंगी, जो कार्य होंगे ना वह खुद करेगा, स्वयं करेगा। ठीक है, यह क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की एक विशेषता है। अनुशासन पर बल, अब जब बल क्या है, बालक क्या है, बालक केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा क्या है थोड़ा अनुशासन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे के रुचि के हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है, तो बच्चा क्या है थोड़ा अनुशासन में रहेगा। पाठ्य सामग्री क्रियाओं पर बल, अब यहाँ पे क्या है, वहाँ बच्चा क्या है आपका 3rd क्लास में है, बच्चा आपका 3rd क्लास में है, तो 3rd क्लास के हिसाब से उसे सिर्फ 3rd क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए, क्योंकि आप उसके स्तर से ऊंचा अगर पढ़ाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग। देखिए जब भी आप बालकों को पढ़ाएं तो आप क्या है, इन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो आपका शिक्षण होता है वह क्या है, बहुत सरल और सुगम हो जाता है। ठीक है, और प्रभावशाली भी। ठीक है, प्रभावशाली और स्थायी। ठीक है, स्थायी भी, क्योंकि इस बच्चे क्या है, इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, सिर्फ दृश्य सामग्री में क्या आएगा आपका, टेलीविजन हो गया। ठीक है, टेलीविजन हो गया, तो टेलीविजन क्या है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं टीवी वगैरह देखने में, तो आप अगर उसको दिखाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट से देखेंगे, और अगर रुचि के साथ वह देखेंगे तो वह क्या है, उनको अधिक लंबे समय तक क्या है, याद रहेगा, स्मरण रहेगा। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या क्या महत्व हो सकते हैं, बालकों में सहयोग की भावना विकसित करना। ठीक है, कि बालक क्या है, सबकी हेल्प करें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, भावना इसमें विकसित करना। बालकों का चहुमुखी विकास करना, मतलब चहुमुखी विकास क्या है, मतलब चारों तरफ से। ठीक है, शारीरिक दंड का बहिष्कृत करना, मतलब क्या है, शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं देना है, पनिशमेंट उनको, फिजिकल 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 पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिंतन मनन जिज्ञासा जैसी प्रवृत्ति विकास करना। ठीक है, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी उनमें पैदा करना, जिससे क्या है बच्चा आके जाके सृजनात्मक बने। ठीक है, और क्या है,
उसका जो आईक्यू लेवल है, अगर वो क्यूरियोसिटी दिखाएगा तो उसका आईक्यू लेवल भी क्या है, उससे बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास जागृत करने की भावना विकसित करना। क्या है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करना। ठीक है, अब देखिए बच्चे होते हैं ना, उनमें जब वह आपका ये क्लास में होते हैं, जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, इनमें क्या है, बच्चे बहुत आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, बहुत ज़्यादा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें। ठीक है, जैसे हम भी थे जब 10th 12th में, तो क्या है, बहुत शाय थे, बोलते नहीं थे। ठीक है, तो सभी होते हैं ऐसे। ठीक है, मोस्टली मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, वरना सभी में क्या होता है, थोड़ा आपका क्या है, हेजिटेशन होता है। ठीक है, तो क्या अगर आप ये सब चीज़ें आप प्रयोग करोगे तो बच्चे का क्या है, यहाँ से डर निकलेगा और बच्चा क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बनेगा। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों का सहयोगी, देखिए शिक्षक क्या है, बालकों का सहयोगी, ठीक है, हेल्पर, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। ठीक है, वह बालकों को सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षक क्या है, बहुत हेल्प कर रहा है बालक की, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में, वह उसके मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, वेल विशर, और क्या है, सभी प्रकार से उसको क्या है, मार्गदर्शन करता है कि अगर वह किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको बताएगा कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है, ये सही नहीं है, ये गलत है, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक की भूमिका ऐसी है, मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अंतर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। देखिए अब इसमें अंतर देख लेते हैं क्या क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में देखिए शिक्षा का जो केंद्र होता है वो आपका बालक होता है, जबकि शिक्षण केंद्रित में कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक क्या है, स्वतंत्र व स्वायत्ता महत्वपूर्ण होता है, मतलब बालक यहाँ पे क्या है, फ्रीडम है बालक को। ठीक है, बच्चे को क्या है, फ्रीडम है यहाँ पे। लेकिन शिक्षक केंद्रित में क्या है, निर्देश और शिक्षक के निर्देश, मैंने अभी बताया था जो शिक्षक कह देगा वही करना है, जो अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है तो। ठीक है, शिक्षक क्या है, सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिगम में छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा है तो बच्चा बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे रुचि के हिसाब से पाठ्यक्रम हो रहा है, रुचि के हिसाब से कार्य हो रहा है। और विद्यार्थी इसमें शिक्षक केंद्रित में क्या है, विद्यार्थी निष्क्रिय होकर अधिगम करता है, क्योंकि उसके मन का काम नहीं हो रहा है, वह सिर्फ ऑर्डर मानना है। यहाँ पे टीचर का क्या है, वह यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर मानना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर क्या है, उसका हेल्प कर रहा है, उसके फ्रेंड की तरह है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, हंसी खुशी यहाँ पे अधिगम सीख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय होकर सीख रहा है। ठीक है, शिक्षार्थी स्वयं करके सीखता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक ज्ञान देता है, और यहाँ पे क्या है, ये बात खत्म, बच्चे ने क्या करा, एग्जाम में रट लिया, उसको रट लिया और ये हो गया उसका पास, बात खत्म। लेकिन अब जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या है, वह स्वयं करके सीखेगा, तो वह बहुत अच्छी चीजें सीखेगा। और क्या है, ये जो आपका यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करेगा ना, वह क्या है, बहुत आपका आगे तक काम में आएगा। जबकि ये रटना जो होता है वो बिल्कुल गलत है, ये वो भी अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, बताइए जरा। देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप है। सूक्ष्म का मतलब ये होता है छोटा, ठीक है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो इस संकुचित रूप होता है माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या की एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या है, छात्रों की संख्या को भी कम कर दिया जाता है और समय की अधिकता को भी कम कर दिया जाता है, तभी तो सूक्ष्म शिक्षण होगा। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षण कौशल को विकसित करने में किया जाता है। ठीक है, जब शिक्षक शिक्षण के दौरान जब शिक्षण क्या है, शिक्षक शिक्षण के दौरान शिक्षण करते हैं तब उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर, देखिए बहुत सारे छात्र थे, कम से कम ऐसी एक क्लास में क्या है, हम मान लेते हैं एक क्लास में थे आपके 36 छात्र थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चों की जो संख्या है उसको कम कर दिया गया, कम करके सीमित कर दी 5 या 6। ठीक है, 5 या 6 कर दी, और टाइम अगर आपका कितना था, टाइम आपका था, आपका 40 मिनट था, तो 40 मिनट को घटा के उसने कितना कर दिया, आपका 36 मिनट कर दिया, या क्या है 10 मिनट कर दिया, या 6 मिनट कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ये आपका माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है ये देख लीजिए, कम समय का शिक्षण। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है, कम समय का शिक्षण। सूक्ष्म शब्द का अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लघु या लघु स्तर पर कार्य करना। ठीक है, लघु या लघु स्तर पर कार्य करना। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, माइक्रो का उल्टा होता है मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, आई बनती है, मैक्रो में क्या बनता है, ए बनता है आपका, बस इतना सा डिफरेंस है। माइक्रो माने होता है आपका लघु रूप, मैक्रो माने होता है आपका विस्तृत रूप या बड़ा। ठीक है, तो मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा या बड़े स्तर पर कार्य करना। ठीक है, जब किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को हम लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो ऐसा शिक्षण हमारा सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण ही वृद्ध शिक्षण का सूक्ष्मीकरण है। देखिए, जो पूरा बड़ा कार्य है ना, बड़ा कार्य है कोई, उसको हमने क्या करा, छोटे रूप में हमने परिवर्तित कर दिया, वही हमारा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। ठीक है, अब बड़ा कार्य जैसे क्या था, एक आपका क्या है, ये बड़ा क्लास था, इसको हमने छोटा करके क्या कर दिया, 5 या 6 बच्चों का कर दिया। एक पीरियड था इसमें 36 मिनट का, हमने कर दिया उसको 10 मिनट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सूक्ष्म शिक्षण हो गया। अब जो इसमें शिक्षण कराया जाएगा शिक्षक के द्वारा, वह आपका होगा सूक्ष्म शिक्षण। समझ में आ गया सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका DW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूक्ष्म शिक्षण सिखाने की एक छोटी प्रक्रिया है, जिसमें कक्षा के छोटे से आकार व कम समय में थोड़ी सी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। देखिए, मैंने अभी बताया कम समय होगा, कम बच्चे होंगे और कम आपका विषय वस्तु होगी और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें लगभग 5 से 10 छात्रों का समूह होता है। एक छोटे से 6 से 10 मिनट के समय में शिक्षण कौशल का विकास का एवं अभ्यास कराता है। ठीक है, शिक्षक आपका। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य है आपके एक एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना बच्चों के। ठीक है, और क्या है, शिक्षण त्रुटियों में सुधार करना। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कम होंगे तो यहाँ पे अगर कोई त्रुटि हो रही है तो वह क्या है, वह संभालने में क्या है, आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र। अब देखिए इस चक्र क्या है, इसमें क्या है आपके 6 स्टेज होते हैं। पहले तो क्या है, पाठ योजना। पाठ योजना के बाद आपका होता है शिक्षण। शिक्षण के बाद होता है आपका प्रतिपुष्टि करना, फीडबैक। फिर पुनः योजना बनाना, रीलेसन प्लान। फिर क्या है, पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। पुनः प्रतिपुष्टि मतलब री फीडबैक। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से पाठ योजना बनाना, लेसन प्लान। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म शिक्षण। ये आपका होता है 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट का प्लान होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल। ये आप पता है जो चक्र है ना, उसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर आता है तो आप बना के आ जाना, अच्छा लगेगा, उससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल क्या होता है, शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। कौशल का मतलब ही होता है कुशलता। ठीक है, इसका अभिप्राय शिक्षक द्वारा शिक्षण में अपनाए गए हाव भाव, विविध क्रियाकलापों और तौर तरीकों के समूह से होता है। जो भी शिक्षण में टीचर जो भी आपके शिक्षण विधि या फिर आपके कोई भी हाव भाव या विविध क्रियाकलाप मतलब जो भी तरीके अपना रहा है, जो भी तौर तरीके अपना रहा है, वह आपका क्या है, शिक्षण कौशल है। ठीक है, जब क्या है, शिक्षक कक्षा में आता है और शिक्षण कार्य कराता है, इस समय वह जो भी व्यवहार करता है, जो कक्षा में वह जो भी व्यवहार कर रहा है शिक्षण के दौरान, ठीक है, वह आपका शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ब्राउन के अनुसार क्या डेफिनेशन दी है। ब्राउन के अनुसार शिक्षण कौशल बहुपक्षीय क्रिया है। इसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रिया, प्रश्न पूछना, सुनना, पुनर्वलन देना आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमुख कौशल। अब देखिए कौन कौन से कौशल हैं। पाठ प्रस्तावना, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल, व्याख्यान, स्पष्टीकरण कौशल और पुनर्वलन कौशल। ये आपके क्या है, कौशल हैं। ठीक है, शिक्षण के कौशल। नेक्स्ट है आपका अपेक्षित अधिगम स्तर। देखिए बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अब देखिए अपेक्षित का अर्थ क्या होता है, इसका आशय किससे है, इसका आशय दक्षताओं के उस अंश से है जो निर्धारित कक्षा में शिक्षार्थी के निश्चित समय में अर्जित। देखिए आप इतना डेफिनेशन को छोड़िए, मैं आपको जो समझा रही हूँ आप वो समझिए। अपेक्षित का मतलब होता है कि आपकी एक चीज डिसाइड कर दी कि ये इस बच्चे को क्या है, यहाँ तक 10 साल तक, या फिर जब उसकी एज 10 साल हो जाए या फिर वह कक्षा 2 में है, तो इसको क्या है,
जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। तो ये सीमा आपका क्या है, ये सीमा कर दी कि कम से कम इतनी चीज तो इसे आना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो सीमा है, ये जो अपेक्षा कर रहे हैं, यही हमारा अपेक्षित कहलाता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे दक्षता का अर्थ किसी कार्य विशेष को कुशलता पूर्वक पूर्ण कर लेने की क्षमता से है। ठीक है, कोई भी कार्य है जो उसको टारगेट है, उसको क्या है, पूर्ण करने की क्षमता से क्या है, इसका आशय है, वही आपका क्या है, अपेक्षित कहलाता है। ठीक है, अब अधिगम क्या होता है, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना या सिखाना। तो सीखना, समझ, मूल्य, कौशल व व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपका क्या होता है, अधिगम होता है। स्तर क्या होता है, उपलब्धि का उपलब्धि, जो भी आपने उपलब्धि या क्या है संप्राप्ति की है, वह क्या है आपका उपलब्धि का स्तर है। ठीक है, अपेक्षित अधिगम स्तर, देखिए ये होता क्या है, 6 से 14 वर्ष के लिए, देखिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार है ये हमारा। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। और क्या है, उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी समझा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने से कुछ ऐसे स्तर निर्धारित किए जाएं जिन्हें बच्चा क्या है, उस स्तर तक अवश्य सीखे। देखिए मैंने अभी जो वाली बात बताई थी वही है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ऐसा स्तर निर्धारित कर दो कि प्रत्येक बच्चा उस स्तर तक अवश्य पहुंचे, वह जरूर सीखे। जैसे एक स्तर इन्होंने कह दिया कि कक्षा 2 का जो बालक है उसे पहाड़े याद होने चाहिए। अगर कक्षा 2 से जो 2 में आ जाए, जो बच्चा कक्षा 2 में आ जाए, तो उसे 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 2 से लेके 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए, कम से कम 2 से लेके 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो ये अपेक्षा करता है, तो यही क्या है, इसका स्तर है बच्चे का, कम से कम उसे ये आना चाहिए। तो ये क्या है, एक सीमा, एक स्तर निर्धारित कर दिया इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित किए गए हैं जिसके सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सके। मतलब बच्चे सब, देखिए 1986 जो आपकी शिक्षा नीति है उसमें क्या है, सभी के लिए स्तर क्या है, निर्धारित किए हुए हैं, और बच्चों को कम से कम उस स्तर तक क्या है आपका पहुंचा होना चाहिए। इसे न्यूनतम अधिगम स्तर भी कहता है। न्यूनतम का मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना बच्चों को, कि बच्चों को इस वाले क्लास में आके इतना कुछ आना चाहिए। ठीक है, यही है इसका मतलब। अर्थ क्या है इसका, देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले। जो उसका टाइम निर्धारण किया गया है वह उस टाइम तक क्या है, उसको अवश्य प्राप्त कर ले। सीखने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, देखिए अधिकतम सीमा तो कुछ भी हो सकती है कि इतना 2 साल का बालक है, या कक्षा 2 में जो बालक पढ़ता है वह क्या है, कक्षा 5 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन न्यूनतम की एक सीमा है कि बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि उसे कक्षा 2 में 10 तक पहाड़े याद हों। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने अभी जो बताया वही आपका, कक्षा 2 के बच्चे को 2 से 10 तक पहाड़े का ज्ञान होना अपेक्षित है। ठीक है, अपेक्षित अधिगम का स्तर या उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइए उद्देश्य क्या क्या है इसके। देखिए उद्देश्य क्या है, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना, कि कोई भी छात्र में कोई भेदभाव ना हो, और उसे जो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए वह क्या है, उसे प्रदान की जाए। ठीक है, उन्हें निर्धारित कुशलताओं पर पारंगत बनाना, मतलब जो उनके लिए कुशलताएं निर्धारित की गई हैं उसके लिए क्या है, उनको पारंगत बनाना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ये क्या होता है टीचिंग, देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसी चीज़ है जिससे क्या है आप शिक्षण विधियों को, या फिर शिक्षण जो आपकी शिक्षण क्लास है, तो उसको क्या है, आप उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, जिस सामग्री का प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री से शिक्षण में केवल सरलता ही नहीं बल्कि नवीनता का भी समावेश होता है। देखिए अब जो आपकी मतलब शिक्षण सहायक सामग्री है, तो पहले ऐसा नहीं होता था कि शिक्षण सहायक सामग्री से आपको पढ़ाया जाए, तो अगर हम इसका आप यूज़ करते हैं तो हम क्या है, नई नई चीज़ें सीखते हैं।
ठीक है, नई नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, और इससे मतलब यही नहीं है कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, और सरलता ही मिल रही है, बल्कि यहाँ पे नवीनता का भी आपका विकास हो रहा है कि नए बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं। अब सहायक सामग्री की महत्व और क्या है, आवश्यकता क्या क्या है। विषय वस्तु को रोचक और आकर्षक बनाना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाना, बिल्कुल सही बात है। समय और शक्ति की बचत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने टेप रिकॉर्डर चला दिया, टेप रिकॉर्डर ये क्या है, आपका श्रव्य सामग्री है सुनने के लिए। तो टेप रिकॉर्डर अगर आपने चला दिया तो यहाँ पे क्या है, आप तो देखो टीचर यहाँ पे बोलता तो उसकी क्या है, एनर्जी वेस्ट होती, थोड़ी एनर्जी लगती। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एनर्जी की बचत हो रही है। और यहाँ पे अगर टीचर क्लास लेगा तो क्या है, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। और अगर एक व्यक्ति बोल रहा है और एक मशीन बोल रही है, उसमें कितना डिफरेंस है कि मशीन बोलेगी तो भाई समय की तो बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समय की बचत हो रही है और शक्ति की बचत हो रही है। अभी प्रेरणा प्रदान करना, मोटिवेशन देना बच्चों को, अर्जित ज्ञान की स्थायी बनाना, ठीक है, जो भी उन्होंने ज्ञान सीखा है उसको क्या है, स्थायी बनाना, ताकि क्या है वह भविष्य में उसके काम आ सके। तो देखिए अर्जित ज्ञान को स्थायी कैसे बनाएंगे, अगर बच्चा टीवी देखेगा और टीवी से कुछ सीखेगा, ठीक है, तो ये सहायक सामग्री है आपकी टीवी टेलीविजन। तो क्या है, जब इससे कुछ सीखेगा ना तो ऐसा ज्ञान क्या है, उसका स्थायी ज्ञान होगा, क्योंकि बच्चा बहुत ध्यान से देखता है टीवी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कक्षा वातावरण को रुचिकर बनाना। तो इंटरेस्ट तो होगा ही, जब वहां पे टीवी चल रही है, बच्चे के क्या है, क्लास में टीवी चल रही है, टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, सरबदर्श सामग्री है, तो हाँ बच्चा तो बहुत इंटरेस्ट लेगा भाई इस वाली चीजों में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए पहली है आपकी दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री कौन सी है, वे उपकरण जिन्हें केवल हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे मॉडल हो गया, चित्र हो गया, श्यामपट्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चों के क्लासों में क्या है, चित्र बने होते हैं, ठीक है, और क्या है, छोटा बड़ा लिखा होता है, और बहुत सारे चित्र कार्टून बने होते हैं। तो ये आपका क्या है, दृश्य सामग्री हो गई। श्रव्य सामग्री क्या होती है, वे उपकरण जिनमें कानों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, ये हो गई आपकी श्रव्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री वे उपकरण जिनमें आंख व कान दोनों का उपयोग होता है, जैसे कि आपका टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गया। तो उसमें क्या है, आप देख भी रहे हैं उसको और सुन भी रहे हैं। तो ये आपका हो गया श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा में व्यवस्थित तरीके से बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसे 1987 में लागू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है आपकी, खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकें, चौक, फर्नीचर, डस्टर भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बताइए जरा डस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, झाड़न, ठीक है, झाड़न बोलते हैं ना, बताना आप लोग ये सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं। तो देखिए उत्तम जो शिक्षण सामग्री है, सबसे अच्छी सामग्री, उत्तम का मतलब है सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो बिना लागत के प्राप्त सामग्री, मतलब उसमें क्या ज्यादा रुपए खर्च ना हुआ हो। अल्प लागत सामग्री मतलब कम कम उसमें लागत लगी हो, ठीक है, कम समय लगा हो, और क्या है, कम सामग्री लगी हो। बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग की जा सके। बहुउद्देशीय का मतलब है एक से अधिक कक्षाओं में उसका प्रयोग किया जा सकता है। विषयवार पाठ्य के अनुरूप, मतलब जो उनका क्या है कोर्स है उसके अनुरूप होनी चाहिए। अब जो आप ये नहीं कि उसको क्या है लेक्चर मेथड में आप उसको क्या है यकृत की कक्षा 5 की चीजों, कक्षा आप 5 वालों को, 5 के बच्चों को क्या है ये बताने लगे कि आपका नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, या फिर क्या है आपका आप ये चीजें बताने लगे बड़ी बड़ी, तो वो क्या है, वो वहां पे काम की नहीं है, क्योंकि वह क्या है उसके विषयवार पाठ के अनुरूप नहीं है वो, ठीक है। तो जो वहां पे उसका कोर्स है, जो उसकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य सामग्री है, उसके हिसाब के होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बालकों की रुचि, आयु तथा मानसिक स्तर के अनुरूप। अब ये भी नहीं है कि आप उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताएं, बच्चा छोटा है तो उसी हिसाब से क्या है उसके मानसिक स्थिति को देखते हुए और रुचि को देखते हुए आपको क्या है पढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सामग्री के रख रखाव में कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी चाहिए। तो अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, रखने की उचित स्थान, देखिए आपको सेफ जगह रखनी चाहिए, जहाँ पे कोई क्या है सीलन ना आए, सीलन वाली जगह ना हो, गंदी जगह ना हो। बार बार क्या है सफाई करनी चाहिए उसकी समय समय पर, वरना क्या है धूल घुस जाएगी, अगर उसमें आपके लैपटॉप में धूल घुस जाएगी तो वहां पे क्या है वह काम करना बंद कर देगा, ठीक है। प्रयोग में सावधानी, आप अगर उसका प्रयोग करें, देखिए आप क्या है बच्चों को टीवी पे दिखाएंगे कोई भी चीज, तो आप टीवी पे जब प्रयोग करें तो वह क्या है, आप रिमोट क्या है उसका, उसमें बटन क्या है आप उल्टे सीधे दबा देंगे तो वहां पे क्या है वह खराब हो जाएगा। तो प्रयोग करने में सावधानी करनी चाहिए। कीड़ों से बचाव, आपको सुरक्षित जगह पे रखनी चाहिए कीड़ों से बचाकर। नेक्स्ट है आपका बहुकक्षा शिक्षण। अब बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है,
बताइए जरा बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है आपका? देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटते संसाधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा पद्धति का जन्म हुआ। बहुकक्षा शिक्षण एक ऐसी पद्धति है या फिर ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शिक्षक एक कक्षा को ना पढ़ाकर कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है। देखिए, जो आपका गवर्नमेंट स्कूल होंगे आपने उसमें देखा होगा कि टीचर बहुत कम-कम होते हैं। कोई 2 टीचर हैं, पूरे स्कूल में 4 टीचर हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, एक ही साथ क्या है वो 2 क्लासों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, तो ये आपकी बहुकक्षा शिक्षण में ही आता है, ठीक है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आज भी विद्यालयों की स्थिति, शिक्षकों की स्थिति दयनीय है, ठीक है? अधिकतम जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें क्या है 1 या 2 ही शिक्षक हैं। उसमें क्या है 1 या 2 ही शिक्षक हैं। आज शिक्षा का प्रचार-प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है तथा बालक की विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। अब ये जो आपका शिक्षण है इसके द्वारा क्या है, आपका छात्रों के व्यवहार के बारे में पता लगाया जा रहा है और बालक की विभिन्न कठिनाइयों उसे मतलब किस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है या फिर किसी और चीज़ में कोई कठिनाई आ रही है, तो वहाँ पे क्या है उसका पता लगाया जाएगा और फिर क्या है उसका उपचार करा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाना। ठीक है? देखिए उसकी विशेषता है कि मतलब अध्यापक को एक क्लास के साथ दूसरा क्लास भी देखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है भार तो बढ़ ही जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी विषयों पर समान ध्यान नहीं दे पाना। अब देखिए अब अकेला अध्यापक है, क्लास उसके 2 हैं, 2 क्लासों में इतने सारे बच्चे हैं, तो क्या है यहाँ पे ना वो बच्चों पे सही से ध्यान दे पाएगा और ना ही विषयों पर सही से ध्यान दे पाएगा। और कक्षा में क्या है अनुशासनहीनता भी होगी, ठीक है? शिक्षा उपकरणों का अभाव होगा यहाँ पे और कक्षा में विषय समझने में असफल होंगे बच्चे, क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हैं, टीचर एक ही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है वह समझाने में क्या असफलता होगी, मॉनिटर निर्भर रहना मॉनिटर पर। अब क्या है कक्षा में क्या है एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया और टीचर क्या है उस पे ही डिपेंड है कि ये बच्चा क्या है पूरी कक्षा को संभाल लेगा, ठीक है? समस्त छात्रों पर ध्यान न दे पाना, इतने सारे बच्चे हैं तो ध्यान कहाँ से देगा वो, ठीक है? तो समस्त छात्रों पर क्या है ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा आपका कंप्लीट हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया बहुकक्षा शिक्षण। अब देखिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सब आपको समझा दिए और मैंने बहुत ध्यान से आपको बहुत डीपली बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत एग्जाम्पल दे दे के समझाया है, ठीक है? अब आप लोग बस आपको इससे अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से पेपर दे के आना है। और बाल विकास और आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये 2 पेपर हैं आपके परसों और आपको अच्छे से पेपर करके आना है और अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना आप वीडियो को और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ठीक है? बाय।